हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्स के लिए। कार खरीदने की सोच रहे हो, कनाडा में आ गए हो, धक्के खा रहे हो, रेडी हो गाड़ी लेने के लिए? ये वीडियो देख के पता लगा था रेडी हो या नहीं। तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे, क्या आपको गाड़ी की एक्चुअल में नीड है कनाडा में? आंसर बहुत सिंपल है, यस, यू डू नीड अ कार इन कनाडा। बट आई वांट टू आस्क दिस, व्हिच कार डू यू नीड? कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी कनाडा में सस्टेन करने के लिए? यही डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन को दबा दो एंड शुरू करते हैं। Let's go. Point number one, which car do you really need to survive in Canada? कार जब भी लेने की सोचते हो ना, तो सबसे पहले माइंड में यही सवाल आता है कि यार कौन सी गाड़ी लूँ। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ है ना, मन ललचा जाता है। एंड आप मानोगे नहीं, कनाडा में गाड़ी खरीदना बहुत आसान है। यू कैन गेट अप्रूव फॉर अ लोन लाइक दैट। आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गाड़ी मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, मेरे को मिल गई थी जब मैं जॉबलेस था कनाडा में। गाड़ी ब्रांड न्यू Hyundai Elantra 2025। सुनने में बढ़िया लग रहा है, फीचर अच्छे हैं गाड़ी के, बट दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड आफ्टर कमिंग टू कनाडा। आपको नई गाड़ी की नीड नहीं है कनाडा में। कनाडा में सेकेंड हैंड मार्केट गाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ी है, काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड्स है, डीलरशिप्स है, प्राइवेट सेलिंग्स होती हैं। यू कैन, इफ़ यू हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज कि गाड़ी में क्या चेक करना है क्या नहीं, ये भी मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा जब आप लेने जाओगे गाड़ी, क्या चेक करना है क्या नहीं। तो देखते रहना, छोड़ के मत जाना। तो आपको गाड़ी में पहले क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है गाड़ी की, क्या फीचर्स आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको फुल्ली सेफ रोड हेल्प मिले। हेल्प का मतलब गाड़ी टिके आपकी रोड पे, ऐसा ना हो कि बार बार बंद हो रही हो। बहुत सिंपल सा फंडा है। कनाडा में गाड़ी आपको कैश पे उठानी है। उठानी कौन सी है? कोई भी उठा सकते हो। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है गाड़ी की। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी पास करना। जी यस, कनाडा में सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है। सेफ्टी को लेके कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इफ़ यू आर बाइंग अ कार फ्रॉम एनी पर्सन, any dealership, any private selling, or any auction, you have to make sure that your car can pass the safety test. ये safety test वही मैकेनिक कर सकता है जिसके पास लाइसेंस है ऑन्टारियो या कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेक श्योर जो भी आप गाड़ी ले रहे हो उसमें कम से कम पैसा डाल के आपकी गाड़ी एक सेफ्टी टेस्ट को पास कर ले। सेफ्टी टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल योर ब्रेक्स, योर स्ट्रक्चर ऑफ द कार एंड नंबर ऑफ थिंग्स। ये सब चीज़ों को सेफ्टी में पास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, अब ये पॉइंट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो गाड़ी आपने खरीदी है, जो सेडान खरीदी है, एसयूवी खरीदी, जो भी गाड़ी आपने खरीदी है, 500 की खरीदी है, 10,000 की खरीदी है, क्या ये जो 500 या 10,000 का कॉस्ट है, क्या यही आपको पे करना है या और भी कुछ चीज़ है? तो ये है पॉइंट नंबर 2। अब इस पॉइंट में सबसे मेन चीज़ पता क्या आती है? आप जो प्राइस देख रहे हो गाड़ी का किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी डीलरशिप पे, यहाँ पे कोई भी आपको उसमें HST मतलब यहाँ का जो टैक्स लगता है वो कैलकुलेट करके नहीं बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 की गाड़ी देख रहे हो तो उसमें 13% टैक्स भी लगेगा, तो वो भी आपको ऐड करना है। अगर आप कैश ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल यही 10,000 की गाड़ी अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता और हम लेने पहुंच जाते हैं गाड़ी को। अब इस 10,000 की चीज़ों में क्या क्या होता है मैं ये आपको बताता हूँ। तो 10,000 की जो गाड़ी है, पहले उसमें लगेगा 13% टैक्स। जब इसमें 13% टैक्स लग गया, ये आपकी हो गई अब गाड़ी की वैल्यू। ठीक है, चलो टैक्स हम सबसे एंड में लगाते हैं। हमने 10,000 की गाड़ी खरीदी, 10,000 की गाड़ी में आपने अब अगर लोन ले रखा है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, जो इंटरेस्ट के साथ आप पैसा वापसी करोगे। 10,000 की गाड़ी पे आराम से 3-4 हज़ार का ऊपर हो सकता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग। डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे,
डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट रेट पे जिस पे आपको लोन मिला है, और डिपेंड करता है आपने कितने साल के लिए लोन लिया है। यहाँ पे लोन लोग 5 से 8 साल तक के लिए ले सकते हैं। इंडिया में भी सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। फिर इसमें आप ऐड करते हो लाइसेंसिंग फ़ी। फिर इसमें आप ऐड करते हो एक PPSA, यहाँ पे गवर्नमेंट और फ़ी लेती है वो फीस। फिर इसमें आप ऐड करते हो कोई भी ऐसी मिसलेनियस फ़ी जो शायद आपसे कोई डीलर ले सकता है, चाहे वो वारंटी बेच रहा है, चाहे कुछ बेच रहा है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है हर बंदे की गाड़ी बेचने की, अगर ऐसा कुछ ऐड करा तो मिसलेनियस वो चार्जेस मान लो। तो जो ये 10,000 की गाड़ी है ना आपकी, ये एट द एंड ऑफ द डे ये आपको पड़ेगी 15,000 की ईजिली। ये आपकी 15,000 की गाड़ी पड़ेगी। अब 15,000 रुपये भी दे दिए, रुपये नहीं सॉरी डॉलर्स, $15,000 भी दे दिए, गाड़ी आ गई। बात यहीं ख़त्म हो जाती है? नहीं, कनाडा में गाड़ी लेना आसान है, बोला था मैंने। उसको संभाल के रखना, उसको यूज़ करना, रोड पे चलाना और बड़ी आफत है। अब इस पे आता है इंश्योरेंस। कनाडा में अगर आप नए आए हो तो आपका इंश्योरेंस छत फाड़ के जाने वाला है भाई साहब। आपका इंश्योरेंस इतना हाई होगा ना, आप गाड़ी से डबल पैसा दोगे, क्योंकि मैं दे रहा हूँ। मैं हर महीने गाड़ी का डबल पैसा इंश्योरेंस में देता हूँ, विच डजंट मेक एनी सेंस बट इट इज़ ट्रू। मैं पैसा दे रहा हूँ, देना पड़ रहा है, हाथी खरीदा है, पालना तो पड़ेगा। अब इंश्योरेंस का कैसे डिसाइड होता है? अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है तो बहुत डाइस ही रहता है। कुछ पॉलिसीज़ काउंट करती है, कुछ नहीं करती है। कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो देयर विल बी नो होप फॉर यू। इंश्योरेंस आपका मिनिमम 400-300 ईजीली रहेगा अगर आप थर्ड पार्टी लेते हो। अगर आप फर्स्ट पार्टी भी ले रहे हो तो इंश्योरेंस आपका 600-800 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कार और कौन सा मॉडल है, क्या है, सबके अलग अलग होते हैं। इफ़ यू बाइंग अ होंडा सिविक तो उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है। इफ़ यू बाइंग एलेंट्रा तो उसकी इंश्योरेंस कम होती है। तो मैंने एलेंट्रा ली थी, मैं तब भी ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि मैं G1 यहाँ पे लाइसेंस की स्टेज होती है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बता रखा है कि मैं G1 से G कैसे मैंने डायरेक्टली दे दिया था। तो यहाँ पे लेवल्स होते हैं लाइसेंस के, तो मेरे पे सबसे हाई वाला लेवल का लाइसेंस है विच इज़ G। उससे ऊपर फिर ट्रकिंग के आते हैं, गाड़ी में सबसे ऊपर G ही होता है। वो सब देने के बाद भी मेरा इंश्योरेंस काफ़ी हाई गया हुआ है। तो इंश्योरेंस आपका, अगर आप 10,000 की गाड़ी ले रहे हो, 15,000 की हो गई है, उसके ऊपर आप हर महीने कम से कम आप उस पर $200 से $250 मान के चलो। $200 से $250 आपके ऐड हो गए इंश्योरेंस में। बाई वीकली आपकी मान लो 15,000 की बाई वीकली आप दे रहे हो $180। $180 आप बाई वीकली दे रहे हो, $300 $350 मिनिमम, ये आपकी इंश्योरेंस ऐड हो गई। अब इसके बाद क्या, आपने गाड़ी ले ली, इंश्योरेंस भी ले लिया, सब कुछ हो गया, अब कौन सा खर्चा रह गया? अब आता है पॉइंट नंबर 3। इसमें आपके आते हैं मिसलेनियस खर्चे गाड़ी को लेके। क्या क्या मिसलेनियस खर्चे हो सकते हैं? आप ऊबर कर रहे हो या अगर कुछ ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो तो गाड़ी की सर्विस फी मिनिमम से मिनिमम, तेल चेंज करने के भी यहाँ पे $70 ले लेते हैं। $70 में आपके मेरे ख्याल से 4,000 4,500 5,000 तक की गाड़ी आराम से चल जाती है बिना किसी दिक्कत के। हर 5,000 किलोमीटर पे आपको $70 देने हैं। फिर अगर आपकी गाड़ी हाई पावर है, 4 सिलेंडर नहीं है, ज़्यादा है, तो पेट्रोल ज़्यादा पिएगी। 4 सिलेंडर है बट पुरानी है, तब भी पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, तो महीने का $200 मान लो। ऊबर वगैरह चला रहे हो तो भाई $350-400 मान लो। तो मैं बीच का मान के चलता हूँ, $300 आप इसमें भी दे रहे हो, तो ये $300 भी ऐड कर लो भाई, ठीक है। अब इंश्योरेंस के आप दे रहे हो 300, पेट्रोल के आप दे रहे हो 300, गाड़ी के आप दे रहे हो 180 बाई वीकली, 180 प्लस 180 कर लो, ठीक है। अब ये सारा जब टोटल बनता है ना, अच्छा खासा टोटल बनता है इन सब चीज़ों का। अगर मैं $1-2 भी जोड़ूँ ना, तो ये 15,000 की गाड़ी मुझे हर महीने कम से कम 600-700 का खर्चा, 800 का खर्चा आराम से देगी ईजिली। अगर आप ऊबर वगैरह कर रहे हो तो ज़्यादा भी दे सकती है, क्योंकि इनमें आप और भी चीज़ें लेके चलो। विंटर आ रही है, विंटर टायर डलवाने हैं,
कोई भी गाड़ी में इशू आ गया, आप यूज़ कार खरीद रहे हो सकता है बहुत अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में तो किस्मत अच्छी है आपकी, बुरी कंडीशन में तो यू हैव टू पे मोर टू गेट इट फिक्स। तो वही बात आ गई, फिक्स करवाने का पैसा, मिसलेनियस, एनीथिंग कैन हैपन टू द कार, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ गाड़ी अगर ख़रीद रहे हो तो CAA की मेंबरशिप यहाँ पे, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो जाता है तो वो ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को घर से बुला लिया या मैकेनिक को ऐसे बुला लिया, आपको टो करवानी पड़ेगी। अगर आपको टो करवानी पड़ेगी तो एक बार में गाड़ी उठाने का खर्चा आपका 1000-2000 पार हो जाता है। तो अगर आप 15,000 की गाड़ी ले रहे हो, उसको टो करवाने के लिए आप 1500-3000 तक का खर्चा कर रहे हो गाड़ी पे, तो कोई तुक नहीं बनता। तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक आती है CAA की मेंबरशिप। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो आपको साल के कुछ फ्री टोज मिलेंगे, और उसके बाद आपका जो शेल का पेट्रोल पंप का वो होता है, प्राइस होता है शेल पेट्रोल पे, वो आपको 3 सेंट कम मिलेगा। कुछ सस्ते दामों पे वॉशेस मिल जाएंगे कारों के, तो ये बेनिफिट होता है। तो इसकी मेंबरशिप भी जोड़ लो, साल की होती होगी 200-250, मैंने ली नहीं है अभी, कल को लूँगा तो वो भी खर्चा ऐड हो जाएगा, तो वो भी खर्चा जोड़ लो आप। तो कुल मिला के जो गाड़ी की जो कॉस्ट होती है यहाँ पे पर मंथ, वो 600 से 800 ऑन एन एवरेज रहती ही रहती है। ज़्यादा भी हो सकती है, मेरी 1200 है। मैं अपना एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। हर महीने मैं 1200 गाड़ी के दे रहा हूँ, जिसमें कि 800 इसमें, हाँ मैं आपको ये बताना भूल गया, मेरी गाड़ी में अभी तक तो भाई साहब मैंने वो सारी चीज़ें, मिसलेनियस चीज़ें लगाई नहीं है। मैं खाली इंश्योरेंस और बाई वीकली और वो सब मिला के बता रहा हूँ। तो 800 तो मेरे खाली इंश्योरेंस के जाते हैं, बाकी 400 के मेरी गाड़ी में जाते हैं। तो देख लो भाई, हाथी पाल रखा है, संभाल रहे हैं। तो दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। चलो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये तो हो गया गाड़ी का खर्चा। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू सेलेक्ट अ कार। सो टू सेलेक्ट द कार यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रांड फर्स्ट। अब आप इंडिया में जो ब्रांड सुन के आते हो, किया हो गया, हिंडाई हो गया, मारुति हो गया, सुजुकी, टाटा, आपको सबके बारे में पता है। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ आपको पता है क्या, कितनी सेफ होती हैं, क्या उनके इश्यूज रहते हैं, हाउ यू ड्राइव, विच कंडीशंस यू ड्राइव इन इंडिया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात फील हुई है कि जो इंडिया में जो कार्स बना रहे हैं वो थोड़ी सी सेफ्टी के मामले में नहीं, बट शायद इंजन क्वालिटी के मामले में अच्छी होती हैं, रादर देन इन कंपैरिजन टू, लाइक अगर मैं सेम ब्रांड्स को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो पॉसिबली इतना रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल फिर से अपने एग्जांपल दूंगा, अभी नई गाड़ी ली थी Hyundai एलेंट्रा, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अभी कल भी जाऊंगा मैं गाड़ी को लेके सर्विस शॉप में, तो वो बात है। मैं अब यही गाड़ी मैंने इंडिया में ली होती तो 5-10 साल तक शायद मेरे को कोई इशू नहीं आता, शायद मैं लगा ही रहा हूँ। तो ये बात आ गई। तो अब मेरे हिसाब से जो यहाँ पे रिलायबल ब्रांड्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, होंडा और टोयोटा। ये दोनों ब्रांड बहुत रिलायबल है। ईजिली 500K मतलब 5 लाख किलोमीटर तक अगर इनको मेंटेन करके चला जाए तो ये गाड़ियाँ कहीं नहीं जाती। अब इन गाड़ियों में आप कोई भी ऑप्शंस उठा सकते हो, ऑलमोस्ट सारी रिलायबल है। होंडा सिविक मोस्ट रिलायबल कार इन कनाडा, बट चोरी भी ज़्यादा होती है तो इंश्योरेंस हाई है ऑब्वियसली। बट अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 2003 के बाद की या 3 भी ले रहे हो, तो आपका इंश्योरेंस बहुत सस्ता पड़ेगा, गाड़ी बहुत सस्ती पड़ेगी और आराम से आपके 2-3 साल निकालेगी। तो अब मैं बात करता हूँ प्राइस की और गाड़ी कैसे सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ कार इन मार्केट, तो मैं एक प्राइस रेंज सेट करूँगा उसका। मैं 2,500 से ऊपर की गाड़ी नहीं लूँगा। अगर मुझे A to B जाना है या ऊबर ईट्स वगैरह करनी है तो 2,500 से ऊपर की गाड़ी नहीं देखूँगा मैं, नॉर्मल गाड़ी लेंगे बिल्कुल। 2,500 में अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मुझे 2010, 11, 12 तक की भी गाड़ी मिल जाएगी, इंजन भी अच्छा मिल जाएगा। नहीं किस्मत अच्छी रही तो थोड़ी कम साल की गाड़ी मिलेगी मुझे। कोई भी गाड़ी होंडा या टोयोटा अगर आप ले रहे हो, अगर वो 2 लाख भी चली हुई है और इंजन उसका अच्छा है, खुला हुआ नहीं है, तो वो गाड़ी 3 लाख किलोमीटर आराम से चल सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को 5-5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला के उसके बाद भी उसको बेनिफिट, स्क्रैप भी करवाते हो तो वो पैसा आपकी जेब में ही आ रहा है। स्क्रैप के यहाँ पे मिनिमम $500 मिल जाते हैं आराम से। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो भी गाड़ी आप ले रहे हो उसका इंजन अच्छा होना चाहिए।
2,500 तक की अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं इसमें चेक करूँगा क्या इंजन सही है, क्या उसमें कोई इंजन में कोड्स तो नहीं है। एक स्कैनर आता है, अगर आप किसी मैकेनिक के पास भी ले जाओगे तो वो भी ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता। अगर आप अमेज़ोन से ख़रीद के यूज़ करके खुद देखना चाहो तो फ़ोन से कनेक्ट करके आप कर सकते हो। उसे कहते हैं OBD स्कैनर। फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगा, लिंक भी बायो में दे दूँगा, आप देख लेना। वो OBD स्कैनर लगा के आप इंजन स्कैन कर सकते हो, ब्रेक पैड्स चेक करवा लेना, फ्यूल टैंक चेक करवा लो, गाड़ी में ओडोमीटर, कारफैक्स से ज़रूर वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे एक कारफैक्स रिपोर्ट होती है, वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अब जितनी बार भी आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाओगे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रिकॉल होता है गाड़ी पे, वो सारे एक हिस्ट्री मेंटेन रहती है जो गवर्नमेंट के पास रहती है। अगर आप अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा खर्चोगे तो वो रिपोर्ट आपको मिल सकती है गाड़ी के बारे में। तो जब भी आप गाड़ी लो कारफैक्स जरूर चेक करना। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यू ऑल्सो नीड टू चेक द टायर्स, ऑल सीजन टायर्स। यहाँ पे ऑल सीजन टायर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल सीजन मीन्स जो थोड़ा बहुत विंटर्स भी झेल ले, थोड़ा बहुत विंटर्स मतलब 4-5 सेंटीमीटर की स्नो भी, और समर्स भी। तो ऑल सीजन टायर्स अगर आपको मिल रहे हैं विद गुड थ्रेड्स तो डेफिनेटली। और आपका क्या आ गया, मेक श्योर गाड़ी पर रस्ट ना हो, स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब होता है गाड़ी के रॉकर पैनल्स या नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो रस्ट कितनी है, कितनी रस्ट तो ऑब्वियसली मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जब विंटर्स में गाड़ी चलती है तो रोड्स पे सॉल्ट होता है जो रस्ट जमा करती है गाड़ी पे। तो रस्ट तो आपको मिलेगी। यू कैन नॉट सेव योर कार फ्रॉम रस्ट अनटिल अनलेस यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू सेव दैट टू। तो रस्ट ज़्यादा ना हो, स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा ना हो। सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली, 2,500 में गाड़ी मिल गई आपको। अब 2,500 मैंने क्यों बोला था, चाहे गाड़ी में कुछ हो ना हो, आप एक $2,000 का खर्चा इसके ऊपर रख के ज़रूर चलोगे। अब ये $2,000 का काम क्या है, सेफ्टी पास करवाना। कोई भी मोटी या छोटी चीज़ आ गई है उसको, ये कॉस्ट उस चीज़ को कवर करेगी। सर्दियों में आपको विंटर टायर चाहिए जो कि आराम से $500-600 के आते हैं। गाड़ी में अगर आपको कुछ भी म्यूज़िक सिस्टम, कोई हेडलाइट्स अपग्रेड या कोई भी ऐसा फीचर चाहिए हो जो आपके लिए डेली ड्राइव को इजी करने में हेल्प करेगा आपको रोड सेफ्टी बढ़ाने में, तो यू नीड टू गेट दैट टू। तो ये सारी चीज़ें ये $2,000 कवर करेंगे। तो मेक श्योर you check all the points that I told you and then you keep extra money to get your car fixed if it is not fixed, if it is not okay to drive। 4,500 रुपये में आप सॉरी रुपये की आदत है, $4,500 में आपको एक रिलायबल गाड़ी मिल जाएगी फ्रॉम A to B। Uber Eats भी कर लोगे और Amazon फ्लेक्स वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये गाड़ी अब आपको 3-4 साल के लिए फ्री रखेगी। सबसे बढ़िया बात ये रहेगी, आपका जो इंश्योरेंस आएगा ना गाड़ी का बहुत नीचे होगा। थर्ड पार्टी भी लोगे ना, थर्ड पार्टी $100-150 का पड़ेगा। इसमें इस गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिकॉर्ड बिल्ट हो जाएगा। कनाडा में आपकी जो ड्राइविंग हिस्ट्री है वो बिल्ट हो जाएगी, और अगर अच्छी बिल्ट हो गई इंश्योरेंस बहुत सस्ती हो जाएगी। ये हो गया। दूसरा, आपको गाड़ी का कोई मंथली खर्चा नहीं है, कोई मतलब बाई वीकली नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। कैश की गाड़ी है, आज चलाओ कल फेंक दो, कुछ दुख नहीं आएगा। 2-3 साल 4 साल आराम से काटेगी बिना टेंशन लिए। काट लेना, दूसरों की गाड़ी को देख के ये मत सोचना काश वो मेरे पास होती, काश ये मेरे पास होती, काश मैं मस्टैंग चला लेता, काश मैं BMW चला लेता। बहुत आसान है गाड़ियाँ लेना, डेप्थ में फंस जाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। मैं हर दिन सोचता हूँ गाड़ी बेचने का, बट नेगेटिव इतना है मैं नहीं बेचना चाहता, मेरे को नुकसान हो जाएगा। अब ये गलती आप मत करो, गाड़ी सोच समझ के लो। होंडा या टोयोटा, अगर 2010 की टोयोटा RAV4 मिल रही है, बेस्ट गाड़ी है। SUV की SUV, पावरफुल इंजन, गुड ऑन माइलेज, स्पेस अच्छा मिलेगा गाड़ी में, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मिल जाए तो मेरे रेफरेंस, ये मैं अपना पर्सनल थॉट है मेरा, 2010 की RAV4 ले लेना, सुखी रहोगे। नहीं तो होंडा सिविक उठा लो, कोई सी भी 2010, 11, 12, 13, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म चलेंगी ये गाड़ियाँ, लॉन्ग टर्म। और लिख के दे रहा हूँ, पछताओगे नहीं इन गाड़ियों को लेने के बाद। थोड़ा पैसा लगता रहेगा, थोड़ा, बट गाड़ी आपकी खुद की है, बैंक के पास नहीं जा रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का।
क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको गाड़ी का लेने का डिसीजन कैसे लेना है। जो आपकी गाड़ी है, ये अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो मोर देन 10-20 किलोमीटर्स, तो यू नीड अ कार। कम्यूट कैसे? आपकी जॉब और आपके घर के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपके 1.5-2 घंटे इजीली खाता है, देन यू नीड अ कार। बट अगर आप टोरंटो जैसी सिटी में जॉब कर रहे हो और आप GTA रीजन में रहते हो, तो आपको गाड़ी की नीड नहीं है ब्रो, क्योंकि आपके पास पार्किंग करने का स्पेस नहीं होगा। फालतू में आप किसी से पार्किंग की बातें करते फिरोगे, रेंट पे जगह ढूंढते फिरोगे, वो आपकी जेब में एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा। ये काम नहीं करना है। हमने कोई भी ऐसा काम करना ही नहीं है जो हमारी जेब में एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। गाड़ी वो लेनी है जो आपको डेप्थ फ्री रखे, चाहे कितनी ही पुरानी चलानी पड़े, चाहे 2000 की गाड़ी चलानी पड़े, अगर वो गाड़ी A to B आपको अच्छे से लेके जा रही है, दैट कार, दैट इंजन हैज़ पावर एंड दैट इंजन इज रिलायबल, आपने वो गाड़ी लेनी है, आपने डरना नहीं है। इतना कर लो, गाड़ी लेने में, गाड़ी लेने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी ने भी इस तरीके से आपको समझाया नहीं होगा। सबने आपको बोली होगी पुरानी गाड़ी ले लो, पुरानी गाड़ी ले लो, लेकिन क्यों ले लो, क्या रीज़न है पुरानी गाड़ी के पीछे, क्यों नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्या डिफरेंसेस है इंडिया और यहाँ के बीच में? क्योंकि इंडिया में जब आप इंश्योरेंस का पैसा भरते हो ना भाई, 50,000 साल के जाते हैं, जितने मर्जी क्लेम लो, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा और आपने एक क्लेम डाल लिया, अगले साल आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, अगर आप उस पे हो तो, फॉल्ट पे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी गाड़ी पे, कारफैक्स पे अगर आप कोई भी क्लेम लेते हो तो एक्सीडेंटल आ जाएगा। एक्सीडेंटल जब आ जाता है तो उसके बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू 500 से $1000 नीचे गिर जाती है। तो हमने ऐसी कोई गलती करनी ही नहीं है जिसमें हमें ये सारे चोचलों में फंसना पड़े। इसलिए कहता हूँ, मेरी बात सुना करो, जो क्वेश्चन हो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, और मुझे तुम बताओ कौन सी गाड़ी तुम चला रहे हो, क्या और क्यों। और क्या क्यों का मतलब ये है कि क्यों वो गाड़ी लेनी चाहिए, और क्या वो तुम्हारा सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ का या नहीं। क्योंकि मैंने जब नई गाड़ी ली 2025 एलेंट्रा, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माय लाइफ। मुझे वो नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। अब मैं फाइनेंशियली काफ़ी प्रेशराइज हूँ उस गाड़ी को रखने के लिए, विच आई डोंट वांट टू कीप। सो नाउ टेल मी योर थॉट्स in the comment section down below. See you in the next video, guys.